में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और विज्ञान की इस विकास यात्रा में, जयदीप इधर खुश हो मुझे देख के, इस विकास यात्रा में हमने पिछला लेक्चर कौन सा पढ़ा था? लाइट, रोशनी, प्रकाश। उसके तहत हमने सारे सिद्धांत पढ़े जिसमें हमने दो लेंस समझे, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, और दो मिरर समझे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। वेरी गुड। खासियत कौन सा महाप्रतापी लेंस था? लेंस कौन सा महाप्रतापी था? यहाँ पे क्यूटनेस कम हो गई यहाँ पे। कन्वेक्स लेंस, महाप्रतापी लेंस वही था। और मिरर कौन सा महाप्रतापी है? वैसे ये कहना गलत है कौन सा लेंस महाप्रतापी हो, तो अपनी उपयोगिता के आधार पर है, लेकिन फिर भी कोई तो महाप्रतापी होता ही है। अब सूर्य को अधिक प्रतापी माना जाता है चंद्र के मुकाबले, लेकिन चंद्र की भी की उपयोगिता है, तो ये हमेशा याद रखना। कन्वेक्स लेंस इतना महाप्रतापी क्यों है? सुखनिधान, सुखनिधान कहना था। सुखनिधान, इतनी टेक्निकल बातें करते हो कि और मुझे भी समझ नहीं आती, बच्चों को कहाँ समझ आएगी? दूरदर्शक। इनकी डेफिनेशन थी कि वो हर प्रोबेबिलिटी को अप्रोच कर लेते हैं। इतनी इम्प्लिसिट बातें तो कोई यूपीएससी लेवल को कोई एग्जामिनर ही समझ सकता है। मुद्दा यही है कि वो हर तरह की फ़ोटो बना देते हैं, इमेज, स्मॉल, लार्ज, इन्वर्टेड, इरेक्टेड, सब कुछ कर देते हैं वो, ठीक है। तो हर प्रोबेबिलिटी को अप्रोच कर लेते का मतलब इनका वही था। मुद्दे की कहानी। अब हम अगले लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। ये कौन सा चैप्टर है पलक? बेटा लिखा तो है चैप्टर 11। हम 7th क्लास तक ख़त्म कर चुके हैं, बधाइयाँ। 6th और 7th क्लास हमने क्या कर ली है? कंप्लीट। हम 8th क्लास में आ गए। 8th क्लास का ये चैप्टर 11 है जिसका नाम है फोर्स एंड पावर। ओह, विनीता ने अब चैप्टर लिखा सारा कुछ पहले लिख लिया था। फोर्स एंड पावर। शुरुआत करें फोर्स की? फोर्स करें तुम्हें? कई बार तुम अक्सर कहते हो ना कि ये क्यों फोर्स क्यों कर रहे हो मुझे, फोर्स मत करो, जबकि कुछ कर भी नहीं रहे, फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फोर्स किया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है फोर्स के लिए केवल छूना ही ज़रूरी है। आप दिमागी तौर पे भी हो सकता है फोर्स हो रहे हैं, या कई बार आप कह सकते हैं कि इतनी हार्डवर्क चल रहा है इंस्टीट्यूट में, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं फोर्स हूँ ये करने के लिए, कंपेल्ड, तो मुझे ये करना ही है, मुझे भी ये परफॉर्म करना ही है। ऐसे शब्द होते हैं ना। फोर्स बड़े कॉन्टेक्स्ट में समझी जाती है। आज हम उसी फोर्स को समझने का, बल, बल होता है कर्मवीर एक, हम उसी बल को समझेंगे। बल के लिए कर्मवीर शक्ति चाहिए, समझ आई? शरीर में शक्ति होगी तो फिर बल भी लगेगा। तो कई बार कुछ लोगों के मुंह से एक बात सुनी, जोर लगा, तो आप कहते हो लगा, तो हम कहते ताकत नहीं है। सुना ना, वहाँ पे ताकत और जोर दो अलग अलग शब्द हैं। जिसमें ताकत है जयदीप वो जोर लगा के ही छोड़ेगा, जिसमें ताकत नहीं उसका जोर नहीं लगेगा। जोर लगाने के लिए क्या चाहिए? हैं? एनर्जी तक तो मैं गया ही नहीं, ऊर्जा, मैं तो अभी उससे नीचे ही हूँ। जोर लगाने के लिए क्या चाहिए? ताकत। खुल के बोलो। शक्ति। ताकत ही लगानी है बेटा, हैं? और उससे बल का जन्म होता है, जोर का। ओके, चलो दम लगा के। आयशा, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? वो मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें हमने क्या देखा था? मोशन किसे कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट एक समय के तहत एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन बदल लेता है, इसे हम क्या कह देते हैं? मोशन। बड़े सही हो यार। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इस मोशन के तहत क्या समझ में आ रहा था? बार बार एक जगह से दूसरी जगह तक पोजीशन बदल रहा था। कैसे बदल रहा था पोजीशन? अपनी मर्जी से ही। गाड़ी चल रही थी ना, या वो आदमी चल रहा था, या बॉल थी, या साइकिल था, उसी की पोजीशन बदल रही थी ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो मोशन अचीव हो रहा था। और फिर ये भी देख रहे थे कि डायरेक्शन भी बदल रही थी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दूसरे पॉइंट से तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे से पाँचवें तक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस भी चेंज हो रही थी। ये भी कैसे हो जा रही थी? इसकी भी एक प्रक्रिया होगी। तो वहाँ पर वो जो मूवमेंट है और जो उसकी डायरेक्शन बदल रही है, यानी कि वो जो मोशन है और वो जो डायरेक्शन है, ये किसी के तहत है, और वो है बल, वो है फोर्स। ये कैसे पता चला हमें? ये कैसे समझ आया हमें? हमने ये देखा कि जब जब भी हम कोई बॉल को छोड़ते हैं, किसी गाड़ी को छोड़ते हैं, तो थोड़ी दूरी पर जाती है, फिर रुक जाती है, थोड़ी दूरी पर जाती है, कुछ रुक जाती है। आप, बॉल है आपके हाथ में, आप यहाँ से बॉल को फेंकेंगे, थोड़ी दूरी पे जा कर के रुक जाएगी ना। इसका मतलब किसी पर, उस बॉल पर कोई ना कोई बल लग रहा है,
कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से वो रुकी, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गई, वो रुक गई, उसका स्टेट ऑफ मोशन इस समय में रेस्ट है। ठीक है, मूवमेंट और रेस्ट दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, ये बात याद करना। ओके, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन इस समय क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट, रुकी हुई है वो। पर अभी तो चल रही थी कर्मवीर, रुकी कैसे? कोई तो बल लगा होगा, कोई तो फोर्स लगा होगा। तो वो जो फोर्स उस पर लगी है जिसकी वजह से वो रुक गई, उसको ओवर पावर करके ही मैं उसे दोबारा चला सकता हूँ। मतलब कि मैं फिर से कोई फोर्स लगाऊंगा। तो कोई चीज़ रेस्ट में है, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को ब्रेक करने के लिए भी मुझे उस पर फोर्स लगानी है, तो वो किस में आएगी? मोशन में। और उसे मोशन से वापस से रेस्ट में लाने के लिए भी मुझे उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो किसी चीज़ को चलाने के लिए और रोकने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? देखो, इसे देसी भाषाओं में नहीं समझना, चलाना रोकना, फिर आगे जाके क्वेश्चंस में फंस जाओगे। कोई चीज़ मोशन में है, रेस्ट में आने के लिए भी फोर्स लगती है, कोई चीज़ रेस्ट में है, वापस मोशन में लाने के लिए भी फोर्स लगती है। ये इसलिए लगती है कि वो चीज़ रेस्ट में ही इसलिए आई क्योंकि उस पर कोई फोर्स लगी, और जो फोर्स में आने के लिए उसमें रेस्ट में आने के लिए उस पर फोर्स लगी है, उसको फोर्स को ओवरकम करोगे तो ही वो वापस से मोशन में आएगी। तो फिर से तुम फोर्स लगाओगे तो वो मोशन में आएगी। आई बात समझ में? इतनी क्लियर हुई? हो सकता है जिस फोर्स की वजह से वो रुकी हो, मोशन की जिम्मेदार भी वही फोर्स है, उस फोर्स का एक योगदान है मोशन देने में। अगर उस फोर्स को पूरी तरह ख़त्म कर दूँ तो भी मोशन ना हो पाए शायद। आई बात समझ में? ये आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या होती है और फ्रिक्शन लेस सरफेस क्या होता है, दोनों का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने फोर्स का कंसेप्ट निकल करके आता है, बल का कंसेप्ट निकल करके आता है। कोई चीज़ तेज़ है तो आपने उस समय में देखा था कि बहुत सी गाड़ियाँ बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा दूरी तय कर ले रही थी, यानी कि ए से बी तक की पोजीशन उन्होंने कम समय में पूरी कर ली थी। तो हमने उसको क्या कह के पुकारा था? फास्टर। स्पीड क्या है? फास्ट। लेकिन कुछ चीज़ें थी वो उसी समय में कम दूरी तय कर रही थी, वो क्या थी? स्लो। तो जो फास्ट थी वो फास्ट क्यों थी? वो तेज क्यों चल रही थी? क्योंकि उसमें फोर्स ज़्यादा लग रही थी। उसमें फोर्स क्या लग रही थी? ज़्यादा लग रही थी। आई बात समझ में? ईंधन कंज्यूम हो रहा था, एक्सेलरेटर के तहत हमने दबा रखा था उसको, और ज़्यादा फोर्स। तो बार बार एक शब्द याद करते हो ना, न्यूटन मीटर, टॉर्क, इस तरह के शब्द आते हैं ना गाड़ी में, हम उसका इस्तेमाल ले रहे थे। ओके, और दूसरी तरफ कुछ चीज़ें स्लो भी हैं। लेकिन अब ये जब चल रही है गाड़ी, सड़क पर चल रही है, यह भी तो हो सकता है कि ये जब चल रही है तो तेज़ चल रही है, ये भी एक फ़ोर्स है। तेज़ चल रही है इस वजह से, एक फ़ोर्स की वजह से तेज़ चल रही है, लेकिन बहुत सारी फोर्सेस को ओवरकम करके चल रही है, इसलिए शायद हमारी एनर्जी भी ज़्यादा ड्रेन हो रही है। फोर्स लगानी भी इसलिए पड़ रही है क्योंकि शायद गाड़ी का खुद का एक वज़न है, गाड़ी का खुद का एक वज़न है। वो वज़न इसलिए है, कोई ग्रेविटी जैसी चीज़ है, गाड़ी नीचे की ओर फोर्स लगा रही है, लग रही है ना, इसको भी ओवरकम करना है तभी गाड़ी चलेगी। और जब चल रही है तो फिर हवाएं आगे से आ रही हैं, उसकी भी कोई फोर्स हो सकती है, उसको भी हमें ओवरकम करना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर सड़क पे चल रहे हैं, सड़क भी हो सकता है चक्कों पर, टायर पर कोई फोर्स लगा रही हो, उसे भी ओवरकम करना है, उसके भी अगेंस्ट चलना है। तो एक तो फोर्स यही है कि वो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सबको ओवरकम करा करके इसको हम दौड़ाएं, और ये तेज़ से तेज़ दौड़ती चली जाए। मतलब उन सभी फोर्सेस के जितने प्रभाव को कम करके नेट फोर्स अगर ये निकल रही है कि इस दिशा में लग रही है, तो उसी के दम पर चीज़ मूव हो रही है। आई बात समझ में? उसी के दम पर क्या हो रही है? चीज़ मूव हो रही है, काउंट वही वाली फोर्स हो रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो शक्ति ज़रूरी है चलाने के लिए, रोकने के लिए, दिशा देने के लिए, आकार देने के लिए, प्रकार देने के लिए। क्या ज़रूरी है? शक्ति। गति के लिए शक्ति, रोकने के लिए शक्ति। इनसे क्या जन्म लेता है? बल। तो फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड के लिए, मोशन के लिए, डायरेक्शन के लिए, शेप के लिए फोर्स। कई बारी कुछ भी मूव नहीं हो रहा लेकिन कुछ हो रहा है, शेप। जैसे परात में आटा डाल करके बैठ जाते हो, आटा गूंद देते हो ना, थक जाते हो ना गूंदने के बाद, कोई मोशन तो भैया हुआ नहीं,
ए से बी की पोजीशन तो बदली नहीं, कोई डायरेक्शन भी नहीं बदली, और आधे घंटे से लगे हुए हो, थक गए, फोर्स बड़ी लगाई, बड़ा जोर लगा, शेप चेंज हो गई ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यह भी एक तरह से गेम है। ओके, इसी कंसेप्ट के तहत हमें चलना है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फोर्स, व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज़ इन विच इट इज़ अप्लाइड। फोर्स क्या है और ये क्या करती है उन बॉडीज़ के साथ जिन पर ये अप्लाई हो जाती है। जो शब्द मैंने अभी चर्चा की है ये लगभग वही करती है उनके साथ, वो हम अभी करेंगे। सबसे पहले फोर्स के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो पुश और पुल, सही मायने में जो पुश और पुल है इसे ही आप फोर्स कह सकते हैं। यानी कि जो पुश इफ़ेक्ट है, जो पुल इफ़ेक्ट है, ये एक तरह का फोर्स है। ओके, मुख्यतः दो तरह से काम हो रहा है, पुश और पुल, पुश और पुल, वो हम कई उदाहरणों के तहत अभी करेंगे। तो इसे आप एक तरह से फोर्स कह सकते हैं, बल कह सकते हैं। क्वेश्चन है कि आप कई तरह के एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, कई तरह के एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। पहला एक्शन ये है कि आपने किसी चीज़ को धक्का दिया, वो गाड़ी चल पड़ी, तो एक तरह से आपने एक एक्शन ही परफॉर्म किया ना। तो ये जो एक्शंस हैं यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आपने एक्शन किया, आपने उसको पुश किया, वो मूवमेंट में आ गई, चीज़ मूवमेंट में है, आपने रोका, यानी कि आपने फिर से उसको पुश किया और वो रुक गई। या आप पुल करके भी रोक सकते हैं। कई बार देखा आपका दोस्त साइकिल दौड़ाने लगता था, भगाने लगता था, आप पीछे से कैरियर पकड़ लेते थे, आप उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट लगाना चाहते थे, पुल, तो आपने पुल इफेक्ट लगाया, वो साइकिल नहीं दौड़ा पाया। तो ये जो एक्शन हुआ उस साइकिल के ऊपर आपके उस पुल इफेक्ट का, इस एक्शन की वजह से जो उसका स्टेट ऑफ मोशन हो गया वो रेस्ट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो और ज़्यादा जोर लगाए और ज़्यादा पैडल मारे तो फिर आप नहीं रोक पाते थे, आपके हाथों निकल जाता था। तो फिर वो रेस्ट की बजाय मूवमेंट में आ गया, स्टेट ऑफ मोशन यहाँ पर मूवमेंट के ओरिएंटेड हो गया। तो इफ़ेक्ट उसने लगाया अपने पैडल्स का और वो आगे की ओर चला गया। इस एक्शन ने उसके स्टेट ऑफ मोशन को इस सेंस में बदल दिया। तो आप एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं यूजुअली, कभी पुल इफेक्ट, कभी पुश इफेक्ट के माध्यम से। साइकिल उसने आपसे खींच करके ले गया या साइकिल आप उससे खींचते रहे, पुल एंड पुश, दैट इज़ ऑल। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के ये पुश एंड पुल कंसेप्ट के तहत जो इफ़ेक्ट आप एग्जर्ट करते हैं, उस इफ़ेक्ट के तहत जो एक्शंस हो रहे हैं, वो एक्शंस अल्टीमेटली स्टेट ऑफ मोशन के चेंजेस इंड्यूस कर रहा है। इसे हम फोर्स के तौर पर देखते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन बाय अ फोर्स अचीव होता है। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ? द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स was due to the action of force. The motion imparted to objects was due to the action of force. जैसे कई तरह के एक्शंस और कई तरह की चीज़ों का भी जिक्र करूंगा जब मैं फोर्सेस का जिक्र यहाँ पर करूंगा। When does force come into play? क्वेश्चन यहाँ से है। जो मोशन इम्पार्ट हुआ उस ऑब्जेक्ट को ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स, इट इज़ दैट मोशन इज़ ड्यू टू द फोर्स। मोशन नहीं होता अगर फोर्स ना होती। ओके, आपने उस ऑब्जेक्ट को धक्का दिया, वो चला, ये मोशन उसमें आया बिकॉज फोर्स है। इतनी बात क्लियर? लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर समझ आती है कि फोर्स कब आती है एग्जिस्टेंस में। व्हेन डज फोर्स कम इनटू प्ले? द टॉपिक इज़ फोर्सेज आर ड्यू टू इंटरेक्शंस। फोर्सेज आर ड्यू टू इंटरेक्शंस। सो इंटरेक्शन इज़ अ वेरी बिग थिंग। अगर फोर्स का रोल प्ले होते देखना चाहिए तो इंटरेक्शन की ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं। आप एक कार के पीछे खड़े हैं, एक गाड़ी के पीछे खड़े हैं और उस गाड़ी को आप हाथ भी नहीं लगा रहे हैं तो उसको पुश नहीं कर पाएंगे। और आपका सिंपली वहाँ मौजूद रहना क्या उस गाड़ी को कोई मोशन देगा? नहीं। लेकिन उस कार को जब आप अपने हाथों से पुश करेंगे तब वो कार चलेगी, धक्का लगाएंगे तो चल पड़ेगी। तो आपके बीच में और कार के बीच में इंटरेक्शन हुई ना, दो ऑब्जेक्ट्स में इंटरेक्शन हुई। एक ऑब्जेक्ट आप हैं, एक ऑब्जेक्ट कार है, दोनों के बीच इंटरेक्शन हुई तो फिर फोर्स एग्जिस्टेंस में आई। और फोर्स से क्या एग्जिस्टेंस में आया? मोशन। आपने अपनी इस फोर्स के दम पर उस कार को मोशन इम्पार्ट किया। इसके लिए आपने इफ़ेक्ट कौन सा यूज़ किया? पुश इफ़ेक्ट।
तो आपने पुश इफ़ेक्ट यूज़ किया। उस पुश इफ़ेक्ट के माध्यम से आपने उस कार में एक मोशन इम्पार्ट कर दिया, और ये हो इसलिए पाया है क्योंकि आप और वो कार दोनों इंटरेक्शन में आए। आपने उस कार को हाथ लगाया या किसी भी और तरह से आपने उस कार के कांटेक्ट को इस्टेब्लिश किया, हाथ लगाया या कोई और चीज़ लगाई, आप और कार कांटेक्ट में आए हैं, तो इंटरेक्शन होनी यहाँ पर ज़रूरी थी। इतनी बात समझ में आई? चलो वेरी गुड। दूसरी तरफ एक बॉल है, आप उस बॉल को मूव कर रहे हैं, आप उस बॉल के संपर्क में आए तभी वो बॉल मूव हो पा रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो बॉल थोड़ी दूरी पर जा कर के रुक गई क्योंकि वो बॉल का सरफेस और जो ग्राउंड है उसका सरफेस दोनों आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं। बॉल का सरफेस और ग्राउंड का सरफेस दोनों आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसकी वजह से बॉल रुक जाएगी। क्लियर कहानी? इसका एक उपाय, इसका एक सिस्टम है। कभी नोटिस करना कि अगर बॉल है तो पिच पर अगर पानी है या कोई सीमेंटेड जगह पर पानी है तो देखना बॉल फिर तेज़ी से निकलेगी, वहाँ पर तेज़ हो जाएगी। आई बात समझ में? जैसे ग्रास के ऊपर अगर सुबह सुबह फ्रॉस्ट पड़ी हो और लेदर की बॉल से आप खेल रहे हैं तो उस ग्रास पे उसका जहाँ ठप्पा पड़ता था वो गोली की रफ्तार से निकलती थी, हमसे पकड़ी नहीं जाती। तो हम कहते थे कि अंदाज़ा ही नहीं लगा, मुंह पे आके पड़ी या शरीर पे लगी तो घास में ओस थी, ओस गिरी हुई थी। कारण कि वो जो सरफेस ऑफ द ग्रास है और वो जो सरफेस ऑफ द बॉल है उसके बीच में कांटेक्ट होने से ही एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो सकती थी, जिसकी वजह से वो बॉल रुकनी थी। बट इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक लेयर आ गई। किस चीज़ की लेयर आ गई? बहुत ही स्मूथ सरफेस की। वो लेयर ऑफ ओस है, वो लेयर ऑफ वाटर है, जिसकी वजह से उस लेवल पे फ्रिक्शन नहीं हुई तो ठप्पा खा करके बॉल बहुत एक्सपेक्टेड स्पीड से अधिक स्पीड के साथ आई बात समझ में? तो दो सरफेसेस में कांटेक्ट होना, इंटरेक्शन होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आपकी ओर गाड़ी आ रही है, आप उसे अपने हाथों से ही रोकेंगे। जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, ये डोर अपने आप नहीं खुलेगा, आप इसका हैंडल पकड़ेंगे और अपनी ओर पुल करेंगे तो वही ये डोर खुलेगा ना। जैसे आप वेट लगाना चाहते हैं जिम में, आपकी बॉडी कैसे बन जाती है जिम में? वेट लगा करके, क्योंकि उस वेट के साथ आप कई तरह की एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइजेज में आप वेट को पुश कर रहे हैं, है ना? जैसे कि बेंच प्रेस, आप वेट को पुश कर रहे हैं, अपने से दूर भेज रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ एक्सरसाइजेज में आप वेट को पुल कर रहे हैं, जैसे कि बार कर्ल्स, तो आप वेट को पुल कर रहे हैं, आप वेट को पुश कर रहे हैं। तो पुल और पुश इफ़ेक्ट आप लगा रहे हैं, इसी की वजह से वो वेट मूव हो रहा है ना। वेट इसी वजह से मूव हो रहा है, और वेट की वो मूवमेंट की वजह से हो क्या रहा है, आप उस मूवमेंट को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए जिन मसल्स का यूज़ कर रहे हैं उन मसल्स के ऊपर भी एक फ़ोर्स लग रही है और वो मसल्स बिल्ड हो रहे हैं, स्ट्रेंथेंड हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी बनती जा रही है, क्योंकि आप पुश और पुल इफ़ेक्ट के तहत अपनी मैकेनिकल पावर का यूज़ कर रहे हैं। और मैकेनिकल पावर यहाँ पर आपकी मस्कुलर पावर है। आपके अंदर ये मस्कुलर पावर कहाँ से आई? आपने जो फूड खाया, क्योंकि उस फूड के तहत ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज आपकी बॉडी के सेल में गया और सेल को जा कर के उसने न्यूट्रिशन दिया, सेल स्ट्रॉन्ग हुआ, टिश्यूज़ स्ट्रॉन्ग हुए, ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग हुए और आपकी बॉडी में एनर्जी का संचार हो गया। मसल्स के पास एक पावर आ गई, उस मसल से आपकी बॉडी में मोबिलिटी आ गई, यानी कि मैकेनिकल कैरेक्टर आ गया। उसकी मदद से आपने वेट लिफ्ट किया, तो वेट लिफ्टिंग आई बात समझ में। और उसी शरीर में आई हुई शक्ति के तहत आपने फुटबॉल को किक किया, उसी शक्ति से आपने क्रिकेट बॉल को हिट किया। तो देखो, लिफ्ट करते हो, हिट करते हो, किक करते हो, स्लाइड करते हो, फ्लिक करते हो, कितना कुछ करते हो, है कि नहीं? ये सब कुछ किसकी मदद से कर रहे हो? कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट के तहत कर क्या रहे हो? इफ़ेक्ट। कहीं पर कौन सा? पुश, कहीं पे कौन सा? पुल। तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं किया, राहुल द्रविड़ ने हल्का सा बॉल को पुश कर दिया और बॉल बाउंड्री के पार, है कि नहीं? पुश, दैट इज़ द किक।
ओके, सो पुश एंड पुल इफेक्ट लगाया मैकेनिकल पावर के दम पर, उससे लगी वो फोर्स जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। कहानी समझ में आ गई? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन ये हुआ कब? जब आप संपर्क में आए, जब आपके बीच में क्या हुआ? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि कील में लगा हुआ स्प्रिंग, मेलों में जाते थे ना, एक प्रोग्राम, एक शक्ति प्रदर्शन हुआ करता था ना, एक स्प्रिंग खींचना होता था कि कौन कितना खींच पाया, फिर उतने पॉइंट उठते थे उस पर। तो पुल कर रहे हो ना आप, ताकत दिखा रहे हो ना अपनी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। और कहीं कहीं पर पुश से रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी हुआ करती थी। ये इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन होनी ज़रूरी है। इतनी बात क्लियर? इसमें कोई डाउट? तो फोर्सेज आर ड्यू टू इंटरेक्शन। At least two objects must interact for a force to come into play. At least two objects must interact for a force to come into play. आने वाले समय में अभी हम पढ़ेंगे कि फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी होती हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी होती हैं। लेकिन ये बात 100% क्लियर है कि दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट जरूर कर रहे होते हैं। अगर वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी हैं तो उसमें दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, जैसे मैग्नेट आयरन के साथ या मैग्नेट मैग्नेट के साथ। दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो ही फोर्स महसूस होगी। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ये जो मैग्नेट है, ये हाथ है, इन दोनों में तो फोर्स आपको फील ही नहीं होगी, क्योंकि उस तरफ आयरन चाहिए या मैग्नेट चाहिए, क्योंकि अट्रैक्टिंग और रिपल्शन कैपेसिटी इस मैग्नेट की एक मैग्नेट के साथ आती है और अट्रैक्टिंग कैपेसिटी एक आयरन के साथ आती है। तो नॉन कांटेक्ट के माध्यम से यहाँ पे फोर्स फील नहीं होगी। लेकिन उसी आयरन बार को हाथ में ले लो, फिर कांटेक्ट के माध्यम से फोर्स फील हो जाएगी। या तो आप उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं मुट्ठी बंद करके, बदले में वो आपके ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, इसलिए तो आपका हाथ दर्द हो रहा है ना। आपने उसको मुट्ठी में जकड़ रखा है, आप उसके ऊपर बल का प्रयोग कर रहे हो ना, बदले में वो भी आपके ऊपर बल का प्रयोग कर ही रहा है ना, आपकी नसें जकड़ रही हैं, इसलिए तो दर्द भी हो रहा है ना। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये भी हम समझेंगे। इतनी कहानी समझ में आई? तो इंटरेक्शन होनी ज़रूरी है ना फोर्स के एग्जिस्टेंस में आने में। और फोर्स एग्जिस्टेंस में आती है ये हमें कैसे पता लगता है? कहीं पर कोई चीज़ें रेस्ट में हैं, कहीं पर कोई चीज़ें मोशन में हैं, हमें यहाँ से फोर्स का पता चल जाता है। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मूव कर रही चीज़ों पे फोर्स लगती है। रेस्ट में जो चीज़ें हैं वो भी फोर्स की वजह से ही हैं। जो चीज़ें रेस्ट में हैं उनके ऊपर भी फोर्स ही है। हो सकता है वो चीज़ें फोर्स में इसलिए हैं, नेट फोर्स ज़ीरो है, वो चीज़ें रेस्ट में इसलिए हैं, नेट फोर्स ज़ीरो है। लेकिन ऐसा मतलब तो नहीं कि फोर्सेस नहीं लग रही। नेट फोर्स ज़ीरो है इसलिए वो चीज़ें रेस्ट पे हैं। ओके, क्लियर? करते हैं नेट फोर्स को जीरो। अभी अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है? एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। क्या है ये फोर्सेस? इसको समझते हैं, फोर्सेस को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, आप मान लीजिए ये गाड़ी को धक्का दे रहे हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से आपका दोस्त आ गया, दोनों उस गाड़ी को धक्का दे रहे हो। गाड़ी बढ़ेगी किसी तरफ को? नहीं, रुकी रहेगी। आप 8 लोगों की टीम एक तरफ से रस्सी खींच रहे हो, दूसरी तरफ से 8 लोगों की टीम रस्सी खींच रही है, टग ऑफ वार। दोनों एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। वो लाल फीता जो बांध रखा है उस रस्सी पे, वो टस का मस होगा, वहीं पे रहेगा। कोई जीतेगा नहीं। इतनी बात क्लियर? लेकिन उसी समय में 8 लोगों की इस टीम में एक समय में एक 9वां आदमी आके अपना हाथ डाल दे, तो फीता किन की तरफ चला जाएगा? जिधर 9 लोग हैं, जिधर से बल अधिक लग गया, फीता उनकी तरफ चला जाएगा। आप इधर से गाड़ी को ढकेल रहे थे, वो उधर से ढकेल रहा था। उसी समय में एक आदमी आपके साथ आके मिल जाए, गाड़ी किस दिशा में ढकेल दी जाएगी? जिस दिशा में आप धक्का लगा रहे हो, जिस दिशा में आप धक्का लगा रहे हो, गाड़ी उसी दिशा में ढकेल दी जाएगी ना। क्लियर हुई ना बात? आई बात समझ में? तीसरा भी आदमी आ गया आपके साथ, गाड़ी उसी दिशा में ढकेली जाएगी और तेज़ी से ढकेली जाएगी। ठीक है? लेकिन ऐसे में सामने से एक पेड़ आ गया, उस आदमी के साथ